हेलो क्लास एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द जेड टेस्ट। इस वीडियो में हम टोटल 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले 2 क्वेश्चंस हैं हमारी पहली एप्लीकेशन से। पहली एप्लीकेशन में हम स्टैटिस्टिक को पैरामीटर के साथ कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे हमारे सेकंड एप्लीकेशन से, जिसमें हम एक सैंपल के किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक को दूसरे सैंपल के उसी स्टैटिस्टिक के साथ कंपेयर करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा रिलेटेड टू द जेड टेस्ट। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं एक बार आपको क्विकली बता देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। वो कह रहा है कि एक डाइस को 9000 बार थ्रो किया गया और उस 9000 ऑब्जर्वेशंस में 3 और 4 की जो ऑब्जर्वेशंस है वो 3240 टाइम्स है। 3240 बार 3 या फिर 4 आया है। तो इस केस में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डाइस हमने फेंका है वो अनबायस्ड नहीं हो सकता। दैट मीन्स वो बायस होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। शो दैट द डाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड, राइट, एंड फाइंड द लिमिट्स बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रू 3 और 4 लाइज। ये सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी लिमिट्स वाला, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन की। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन को देख के हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। उसने बोला कि 9000 बार हमने डाइस को टॉस किया है। दैट मीन्स सैंपल जो हमने उस टॉसिंग का है वो 9000 है, तो सैंपल साइज है 9000। उसमें से कितनी बार, इसमें एट्रीब्यूट किसकी बात हो रही है, यहां पे एट्रीब्यूट है गेटिंग अ नंबर 3 और 4, ठीक है। तो कितने जो थ्रोज ऐसे हैं जो इस एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहे हैं, यानी जिन थ्रोज में 3 और 4 आ रहा है। सो दैट इज 3240। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी आ गए, राइट। अब हमारे पास सैंपल का कंप्लीट साइज भी है और वो नंबर भी है जो उस एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शन आ सकता है 3240 अपॉन 9000, ठीक है। चलिए, यहां तक तो क्वेश्चन में सारी चीजें ऑलरेडी सारी गिवन थी। अब अपना प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या था, डाई इज अनबाइस्ड, राइट। सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस को सपोज करना था। नल हाइपोथेसिस क्या है, डाई इज अनबाइस्ड, और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, डाई इज बाइस्ड। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट, कौन सी असम्पशन हमें नल लेनी है और कौन सी हमें अल्टरनेटिव लेनी है। तो बेटा जो हमें प्रूव करना होता है उस पार्ट को हम हमेशा अल्टरनेटिव लेते हैं, राइट। और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा पार्ट होगा अल्टरनेटिव पार्ट, वो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। देखिए यहां पे मैं क्या प्रूव कर रहा था, डाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनबाइस्ड, यानी डाई कभी अनबाइस्ड नहीं हो सकती, यानी डाई बायस होगी। तो हमें प्रूव करना है कि डाई बायस है, तो मैंने उसको अल्टरनेटिव ले लिया, ठीक है। दूसरा आ गया डाई इज अनबाइस्ड। अब तीसरा स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने बताया था या मोस्टली 1% होता है या 5% होता है, बट इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं कहा गया, ना हमें 1% बोला गया, ना हमें 5% बोला गया। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, देखते हैं कि बाद में इसके आंसर से शायद हमें कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जरूरत ही ना पड़े। अब आते हैं 4th स्टेप पे, जो कि होता है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या था, T माइनस ET अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ T। ये फॉर्मूला हमने प्रोसीजर में सीखा था। अब सर ये T क्या है, ये ET क्या है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ T क्या है। तो T हमारा स्टैटिस्टिक है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। एक ऐसा एट्रीब्यूट 3 और 4 जो फॉलो करे। तो T हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शन है, राइट। ओके, ये स्मॉल t रेफर करता है सैंपल को और ET ये रेफर करता है पॉपुलेशन को, ठीक है। सैंपल प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल p से डिनोट हो रहा है, कैपिटल P जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को डिनोट कर रहा है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन की प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। अब इसके अंदर हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, सैंपल प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड एरर। सैंपल प्रोपोर्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें 2 चीजें चाहिए, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए हमें यह देखना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब है, एक बार अपना नल हाइपोथेसिस चेक कीजिए। नल हाइपोथेसिस क्या था, डाई इज अनबाइस्ड। तो डाई अगर अनबाइस्ड है तो उस केस में आपको यह चेक करना है कि 3 और 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है एक डाइस में, अगर वो अनबाइस्ड है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है। तो इस केस में मैं प्लस यूज कर रहा हूं क्योंकि और है। अगर आपको थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज है तो आपको मालूम होगा कि यहां पे प्लस यूज होना है। तो इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगी मेरा P। Q निकालने के लिए 1 माइनस P करूंगा तो वो 2/3 आ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट करी, या स्मॉल p की वैल्यू पुट करी या कैपिटल P की वैल्यू पुट करी। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो 5.36 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन। एक बार कंक्लूड करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो उसने हमसे प्रूव करने के लिए कहा था
क्या हमने वो चीज प्रूव कर ली है? क्या जो वो कह रहा था वही हम कंक्लूड कर पा रहे हैं? एक बार इसे जरा ध्यान से देखिए 5.36। अगर हम दोनों केसेस कंसीडर करके देखें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 5% भी लेके देख लो आप चाहे, और 1% भी लेके देख लो। 5% में उसकी वैल्यू होती है 1.96 अगर आप टू टेल टेस्ट ले रहे हैं। 1% के केस में, ये जेड अल्फा की वैल्यूज है, 1% के केस में उसकी वैल्यू होती है 2.58। अब आप दोनों से देखिए, ये वैल्यू दोनों से बड़ी है। अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने एक और केस भी डिस्कस किया था जिसमें हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 0.27% ले रहे थे, ठीक है, जिसमें हम कह रहे थे कि z की वैल्यू अगर -3 से छोटी और 3 से बड़ी हो जाती है तो उस केस में हमेशा हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट ही करते हैं। तो उसके लिए भी हमारी वैल्यू मैक्सिमम +3 तक जाती है। अगर अब ये वैल्यू 3 से भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहां पे नल हाइपोथेसिस अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट ही होगा, राइट। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रो और ऑफ 3 और 4 लाइज। देखते हैं प्रोबेबल लिमिट्स का फॉर्मूला। प्रोबेबल लिमिट्स में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? उसका फॉर्मूला होता है p प्लस माइनस जेड अल्फा स्टैंडर्ड एरर ऑफ p, राइट। अब यहां पे हमारा स्मॉल p की वैल्यू क्या थी? स्मॉल p की वैल्यू थी 0.36, राइट। ओके, प्लस माइनस जेड अल्फा। अब डाउट ये उठता है कि सर जेड अल्फा कौन सा लेंगे? इन केसेस में अगर जैसे यहाँ पे हमें ये मेंशन नहीं किया गया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अगर तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्लियरली लिखा हुआ है, तो उस केस में तो जो उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबुलेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। बट ऐसे क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें हमें नहीं पता था कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस केस में हमने जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ वैल्यू जेड अल्फा यानी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थी, हमने वो उठाई। तो मैंने 3 ले ली, 3 यहाँ 3 लिया, यहाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ p, स्टैंडर्ड एरर ऑफ p यहाँ से आया था, तो ये चीज, ये वैल्यू आई है, इसको सिंप्लीफाई किया है, प्लस माइनस है। अगर प्लस करता हूं तो वैल्यू आती है 0.375, माइनस करता हूं तो वैल्यू आती है 0.345। ये हमारी प्रोबेबल लिमिट्स है। जो हमारा बायस्ड डाइस है ये, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में, वो उसका जो प्रोपोर्शन है 3 और 4 आने का, वो 0.345 से लेके 0.375 के बीच में होगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये जो अब जितने अभी तक हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, ये वैसा नहीं है, ये कंपैरेटिवली इजियर भी है और छोटा भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रैंडम सैंपल ऑफ 500 पाइन एप्पल्स वाज टेकन फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट। एक बहुत बड़े कंसाइनमेंट में से सिर्फ 500 पाइन एप्पल्स का एक सैंपल ले लिया गया। उस सैंपल लेने के बाद उसमें से फाइंड किया गया कि जो वो 500 पाइन एप्पल्स है, उसमें से 65 वर बैड, फाउंड टू बी बैड। शो दैट स्टैंडर्ड एरर, अब यहां पे शो दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ बैड वंस इन द सैंपल ऑफ दिस साइज इज 0.015। कहता स्टैंडर्ड एरर आपको प्रूव करना है कि 0.015 है, या फिर मैं एक दूसरे तरीके से बोलूं कि हमें सिर्फ स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है और उसके बाद देखना है कि क्या वो 0.015 आ रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट चीज है, नई चीज है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। डिड्यूस दैट लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द बैड पाइनएप्पल्स in the consignment lies between 0.085 and 0.175। इसका मतलब ये है, कहता कि उस पूरे कंसाइनमेंट के अंदर आप ये प्रूव कर दीजिए कि उसके अंदर जो बैड पाइनएप्पल्स का प्रोपोर्शन है वो इन दोनों लिमिट्स के बीच में कहीं लाई कर रहा है। चलिए, अब इसके लिए जो दो फॉर्मुलाज रिक्वायर्ड होंगे, एक हमें स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली उसने हमसे स्टैंडर्ड एरर पूछा है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोबेबल लिमिट्स, वो लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन प्लस जेड अल्फा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, राइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना था। स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चाहिए होता है, क्यू चाहिए होता है। अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो क्यू आपका आ ही जाएगा, और सैंपल साइज चाहिए होता है। सैंपल साइज हमें डायरेक्टली गिवन है 500, ठीक है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी यहाँ पे हमें जो कैपिटल पी है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, राइट। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां पे हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डायरेक्टली गिवन ना हो और सैंपल प्रोपोर्शन अवेलेबल हो, तो हम सैंपल प्रोपोर्शन को ही पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा सैंपल प्रोपोर्शन था वो था 65/500। अगर आपको याद हो 65 बैड एप्पल से, बैड पाइन एप्पल से, तो उसका सैंपल प्रोपोर्शन कितना हुआ 65/500, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.013। इसी को ही मैं अपना कैपिटल बी भी अज्यूम कर सकता हूं। सिमिलरली क्यू जो होगा वो मेरा आएगा 1 - p करके।
स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय सैंपल साइज जो कि 500 है, तो आंसर आ जाएगा 0.015। एक बार आप इसे चाहें तो कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिड्यूस दैट लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ बैड पाइनएप्पल्स। अब लिमिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपोर्शन प्लस माइनस जेड अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पे जेड अल्फा की जगह मैं 3 ले रहा हूँ, क्योंकि जब हमें कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की कोई बात नहीं करी गई है, तो हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 3 लेते हैं, राइट। p प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ p, फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज सारी अवेलेबल है हमारे पास, हमने सारी वैल्यूज पुट करी। जब मैंने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस माइनस है, जब मैंने प्लस करता हूं तो आंसर आता है 0.175, जब मैं इसे माइनस करता हूं तो आंसर आता है 0.0875। अब यहां पे समझने वाली बात देखिए, बहुत जरा ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि जो आपके प्रोपोर्शन की लिमिट है ना, आपके पूरे उस कंसाइनमेंट के अंदर 0.085 से लेके 0.0175 तक है। ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है, प्रोपोर्शन यानी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो बहुत सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी को, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ किया, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे देता है 8.5% और ये देता है 17.5%। इसका मतलब ये है कि 8.5% से लेकर 17.5% तक आपके जो पाइनएप्पल्स होंगे इस पूरे कंसाइनमेंट के अंदर वो बैड होंगे। इस क्वेश्चन में इतना ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास नए टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हमने देखा था एप्लीकेशन वाले पार्ट में कि हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जेड टेस्ट के अंदर। एक में हम सैंपल को पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, एक में हम एक सैंपल को दूसरे सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं। इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो पहले टाइप का था, अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे जहां पे एक सैंपल दूसरे सैंपल के साथ कंपेयर होगा। कहता है एक एरिया में एक फ्लाईओवर बनने का प्रपोजल आया, उसमें से जब उस एरिया में बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने क्या किया, 400 मेन लिए और 600 वुमेन ली। उन 400 मेन से पूछा गया कि आपको ये फ्लाईओवर चाहिए, और उन 600 वुमेन से भी पूछा गया कि आपको ये फ्लाईओवर चाहिए। उन 400 मेन में से 200 मेन ने कहा यस हमें चाहिए, राइट, और उन 600 वुमेन में से 325 वुमेन ने कहा कि यस हमें चाहिए, राइट। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो पूछ रहा है कि जितने मेन इस बात से एग्री कर रहे हैं क्या उतने ही मेन इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं, एंड क्या जितनी वुमेन इस बात से एग्री कर रही हैं क्या उतनी वुमेन इस बात से डिसएग्री कर रही हैं, राइट। ये हमें कैलकुलेट करना है। जो मैं इस एग्री डिसएग्री की बात कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं पॉपुलेशन के लिए, सैंपल के लिए नहीं। सैंपल के लिए तो हम जानते हैं कि 325 वुमेन ही हैं आउट ऑफ 600 जो कि एग्री कर रहे हैं। मेरी बात है ओवरऑल पॉपुलेशन से हमें ये एनालाइज करना है, क्या सारी पॉपुलेशन में लगभग जितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं क्या उतने ही लोग इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं। यहां पे हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 5% दिया गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले एक मेजर पार्ट हमें समझना है कि यहां पे आपको याद हो कि जब हम कभी भी स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो स्टैंडर्ड एरर में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती है। बट यहां पे चैलेंज ये है कि पॉपुलेशन अब 2 है। अब 2 पॉपुलेशन का एक सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा वो हमें यहां समझना होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अगर हमें डायरेक्टली गिवन ना हो तो उस केस में जो सैंपल का प्रोपोर्शन होता है उसे ही हम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन मान लेते हैं, राइट। तो उसको देखते हुए अब यहां से देखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें पूरे पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हमें सिर्फ सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अपने मेरे 2 सैंपल है उन 2 सैंपल की प्रोपोर्शंस निकालूंगा और उसकी हेल्प से मैं एक अपना जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो कैलकुलेट करूंगा। पहले एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है। हमारे पास बात करी गई है पॉपुलेशन ऑफ मेन की, पॉपुलेशन ऑफ वुमेन की। मेरे पास नंबर ऑफ जो सैंपल साइज है मेन का 400 है, वुमेन का 600 है। अगर सैंपल प्रोपोर्शन की बात करूं, सैंपल के अंदर 200/400 मेरा सैंपल प्रोपोर्शन है मेन का, वुमेन का है 325/600। x1 है नंबर ऑफ मेन हु आर फॉलोइंग द एट्रीब्यूट। फॉलोइंग द एट्रीब्यूट मतलब उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां पे प्रॉपर्टी है एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। तो x1 मेरा हो गया 200, x2 मेरा हो गया 325 क्योंकि वुमेन यहाँ पे 325 है जो इस एट्रीब्यूट को फॉलो कर रही है। P1 ये मेरा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है मेन के केस में, जो कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया भी गिवन नहीं है, ठीक है। P2 ये भी मेरा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वुमेन का, इसके बारे में मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि सर अब हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो हमें स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए चाहिए होता है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि सैंपल प्रोपोर्शन की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। P जो हमारा स्टैंडर्ड एरर में यूज होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा,
वो कहता है कि आप अपने सैंपल्स में देखिए कितने लोग इस एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहे हैं। एट्रीब्यूट कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, x1 प्लस x2 200 प्लस 325 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज। टोटल सैंपल साइज कितना है, n1 प्लस n2। ठीक है, कहता आप ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप इसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो स्टैंडर्ड एरर के लिए रिक्वायर्ड होता है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसका एक और फॉर्मूला भी है, n1 p1 प्लस n2 p2 अपॉन n1 प्लस n2। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, किसी क्वेश्चन में ये यूज होता है, किसी क्वेश्चन में ये यूज होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोसीजर का सेटअप ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमें यहाँ पे ये सेटअप करना है कि जितने लोग इस फ्लाईओवर के अगेंस्ट हैं उतने लोग इस फ्लाईओवर के फेवर में है, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने P1 ये मेरी मैन वाली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, P2 मेरी वुमेन वाली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और मैं कह रहा हूं कि ये प्रोपोर्शन जो है ये दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद H1 और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहता है कि ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे H1 अब आप देखेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। अगर यहाँ ग्रेटर या लेस देन होता तो मैं 1 टेल टेस्ट लगाता, अब यहाँ नॉट इक्वल टू है मैं तो 2 टेल टेस्ट लगाऊंगा। Z अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1.96। क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे 5% दिया गया। ठीक है, तो अब मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी अगर वो -1.96 से छोटी हुई तो मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर 1.96 से बड़ी हुई तो भी मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूले में जरा चेंज है, यहाँ पहले फॉर्मूला होता था PQ अपॉन सैंपल साइज n, अब यहाँ पे फॉर्मूला है PQ इंटू 1 अपॉन फर्स्ट सैंपल साइज प्लस 1 अपॉन सेकेंड सैंपल साइज। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से अपना Z कैलकुलेट करेंगे। Z के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, Z के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शंस। अब यहां पे स्मॉल p1 p2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स करना है। याद हो कि हम क्वेश्चन में सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय देयर स्टैंडर्ड एरर। p1 p2 की वैल्यूज है हमारे पास स्मॉल p1 p2 की। ठीक है, वो यहां पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमें इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, वो सारी वैल्यूज हम यहां पे पुट कर देंगे। ओके, इस Z के अंदर हमारे पास P1 और P2 की वैल्यूज हैं, वो मैंने पुट कर ली है। स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला है PQ 1 अपॉन n1 प्लस n2। P की वैल्यू क्या आएगी, यहां से एक बार P की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 प्लस x2, x1 यानी उतने मेन जो उस एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहे हैं, 200 प्लस 325 वुमेन अपॉन टोटल। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट किया तो 0.625 आया। 0.625 आने की वजह से अब हमारा P आ चुका है, Q हमारा 1 माइनस P करके आ जाता है। तो मैंने स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। 0.625 1 माइनस 0.625 करेंगे तो 0.375 आएगा, इंटू 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 600। इसको पूरे की वैल्यू सॉल्व करी तो आया आंसर 0.0323। अब चलिए स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई तो वापस आते हैं मेन फॉर्मूले के ऊपर। P1 P2 की वैल्यूज ऑलरेडी है हमारे पास, स्मॉल p1 की वैल्यू भी है, स्मॉल p2 की वैल्यू भी है। यहां पे देखिए जरा, वो वैल्यूज मैंने पुट कर दी, अपॉन स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट करी तो Z आया मेरा -1.269। Z आ गया मेरा -1.269। Z अल्फा कितना था, 1.96। याद हो मैंने कहा था क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है, तो अगर वैल्यू -1.96 से छोटी आई तो रिजेक्ट हो जाएगा, या 1.96 से प्लस 1.96 से बड़ी आ गई तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये -1.269 है। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि ये नंबर -1.269 जो है ये -1.96 से बड़ा है या छोटा है। वीडियो पॉज करके सोचिए, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। ये नंबर इससे बड़ा है। ओके, क्योंकि अब यहां पे जो मेरा Z है, जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो मेरी टेबुलेटेड वैल्यू से, अगर आप इसका वो टेबल के साथ कंपेयर करेंगे तो अगर ये बड़ी आ रही है इससे -1.96 से, तो इस केस में मैं कह रहा हूं कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड होगा। इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, कई बार ये माइनस वाला जो पार्ट है ना ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो उस केस में मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप अगर आप सिंप्लीफाई रखना चाहते हैं इस चीज को, तो आपके पास जब भी Z की वैल्यू आए ना तो उस Z की वैल्यू का ना मॉड ले लो। ठीक है, फिर मॉड के अगर आप मॉड ले लोगे तो माइनस वाला पार्ट जो वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि जो आपका मॉड Z है वो Z अल्फा से बड़ा है या Z अल्फा से छोटा है। ठीक है, बड़ा हुआ तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, छोटा हुआ तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। इस केस में करके देखो, इसका मैंने मॉड करूंगा तो कितना आएगा 1.269।
अब ये 1.269 छोटा है तो इसका मतलब मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो इस केस में मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। नल हाइपोथेसिस थी क्या मेरी, P1 इज इक्वल टू P2, यानी जितना प्रोपोर्शन ऑफ मेन इस प्रपोजल के साथ है और जितने प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इस प्रपोजल के साथ है, उतने ही प्रोपोर्शन ऑफ मेन एंड वुमेन इसके अगेंस्ट है। इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी। आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको एक बार क्वेश्चन का क्रक्स बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक एक्साइज ड्यूटी थी, जब तक वो अप्लाई नहीं हुई थी तब तक 1000 लोग में से 800 लोग जो है चाय पीना पसंद कर रहे थे। बट जिस दिन वो एक्साइज ड्यूटी अप्लाई हो गई तो 1200 लोगों में से 800 लोगों ने पीना शुरू कर दिया चाय। दैट मीन्स कि वो जो चाय पीने वाले लोगों की जो नंबर था वो कम हो गया, राइट। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द टी ड्रिंकर्स और नॉट। तो चलिए देखते हैं क्या यहां पे एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है या नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले एक बार टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। यहां पे भी दो टाइप के पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक पॉपुलेशन जब एक्साइज ड्यूटी से पहले है, एक पॉपुलेशन जब एक्साइज ड्यूटी के बाद है। उस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिया, पहले वाले केस में हमने सैंपल लिया है 1000, दूसरे वाले केस में हमने सैंपल लिया है 1200 का। अब इस सैंपल में से जो इस टी ड्रिंकिंग वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर इस एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहे हैं वो 800 लोग हैं, और इस केस में वो भी 800 ही है, बट लेकिन यहाँ पे टोटल जरा ज्यादा है। सैंपल प्रोपोर्शन क्या है इस केस में, 800 बाय 1000 यानी 0.8। यहां पे सैंपल प्रोपोर्शन क्या है, 800 बाय 1200 यानी 0.67। ठीक है, अब P1 डिनोट करेगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को इस केस में, राइट। ऑल्दो हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट P1 हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी थी। जब एक्साइज ड्यूटी लग गई तब हमारा जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो P2 हो गया। अब आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर के ऊपर सबसे पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस को सेटअप करना। नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, और मैं यहां पे नल हाइपोथेसिस को रखूंगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज बिटवीन द टी ड्रिंकर्स। दैट मींस जितने लोग पहले पी रहे थे, जो पहले पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था, बाद में भी वही रहा, कोई डिफरेंस नहीं आया। ये मेरा नल हाइपोथेसिस है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अलग है, पहले वाले जैसा नहीं है। अब यहां पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या कह रहे हैं कि जो P2 यानी जो बाद का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो पहले वाले पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से कम हो गया है। ठीक है, यानी अगर ये नहीं होगा तो यही होगा, यही पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि P1 P2 से छोटा हो। ठीक है, तो अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। तो चलिए ठीक है, अब इस केस में ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हमें वन टेल टेस्ट लगाना है। अब यहां पे वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहा, चलिए कोई बात नहीं, वो एक बार लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का काम वैसे भी हमारा लास्ट में कंक्लूजन के टाइम पे होता है। पहले अपना Z स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर ले, उसके बाद फिर हम अपना कंक्लूजन डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हमें अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी Z कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सैंपल प्रोपोर्शन फर्स्ट माइनस सेकंड सैंपल प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो ये दो वैल्यूज तुम्हारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला है, देखते हैं स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा। PQ 1/n1 + 1/n2, उसके लिए हमें P की रिक्वायरमेंट होगी। P की वैल्यू फॉर्मूला मैंने पहले बताया था x1 + x2/n1 + n2। ठीक है, अब x1 + x2 मेरे पास है, n1 n2 मेरे पास है, वो सारी वैल्यूज यहां पुट करके मैंने P की वैल्यू निकाली 0.727, मैंने इसे राउंड ऑफ करके 0.73 ले लिया है, राइट। अब Q क्या आएगा, 1 - P, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 1/n1 + 1/n2, आप इसको यहां पुट करेंगे, रूट करेंगे तो ओवरऑल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.019। ठीक है, फिर उसके बाद इस Z के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, P1 की भी, P2 की भी, और ये जो वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करी है उसको यहां। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसको बाद हमारी वैल्यू आएगी 6.842। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम यहां पे आएंगे वापस। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, बट लेकिन इस बार हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि आपको 1% लेना है या 5% लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबुलेटेड वैल्यू होती है 2.33, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबुलेटेड वैल्यू होती है 1.645। पर लेकिन जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो इन दोनों से कहीं ज्यादा है। अगर मैं 1% भी लेता तब भी मेरा Z जो है उससे ज्यादा था, 5% लेता तब भी मेरा Z इससे ज्यादा है। तो इस केस में अगर मुझे कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता, बोथ केस में मेरा Z जो है उनसे बड़ा होता। अगर Z इनसे बड़ा है तो इसका मतलब मेरा जो उनके बीच का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो मैं यहां कहूंगा कि मेरे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है और मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है।
नल हाइपोथेसिस जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी और ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके क्लास, ये वीडियो यहाँ तक ही था। आई होप आपको चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछिएगा, राइट। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माय नेम इज संचित बांसल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।